नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वास्थ्य चेतना में। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार और मेरे साथ हैं भारत सरकार आयुष मंत्रालय के बोर्ड मेंबर डॉक्टर रविंद्र पोरवाल जी। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। तो हम आज जैसा कि कार्यक्रम में हर बार स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का जिक्र शुरू करते हैं और जिक्र करते करते समाधान तक पहुंचते हैं। किस तरीके की हमारी जीवन शैली हो, तमाम तरीके की बातें होती हैं और ये सभी मदद हम हासिल करते हैं डॉक्टर साहब की मदद से आयुर्वेद के जरिए। यानी कि आयुर्वेद की जो भूमिका है हमारे स्वास्थ्य में कितनी महत्वपूर्ण है, ये हम सभी समय के साथ जानते आ रहे हैं। और जब से कोविड के दौर से गुजरे हैं तब से तो आयुर्वेद की जो भूमिका है उसके महत्व को हर एक ने, यानी कि जन सामान्य ने भी समझा है। आज के एपिसोड में हम डॉक्टर साहब से आयुर्वेद को और भी बारीकी से समझेंगे और किस तरीके से इस एक जीवन शैली के रूप में हम अपना सकते हैं, ये भी जानने का प्रयास करेंगे। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि विषय से हमने परिचित कराया अपने दर्शकों को, और आपसे हम जानना चाहेंगे आयुर्वेद, क्योंकि अब इसके महत्व को हम समझ रहे हैं, कोशिश रहती है कि हमारी जीवन शैली में ये शुमार हो सके, इसे हम जीवन शैली में अपना सके। लेकिन बहुत बार हमें ये कुछ मुश्किल सा लगता है। ऐसा लगता है कि जो नियम कायदे हैं या जो हम समझते हैं कि आयुर्वेद में इसे कहा जाता है करने के लिए, वो थोड़ा मुश्किल है। तो मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि बेसिकली व्यवहारिक तौर पर या आयुर्वेद आखिर है क्या। नंदिनी जी, अगर हम जन सामान्य की भाषा में जी जन सामान्य की समझने के उद्देश्य से बात करें तो आयुर्वेद स्वस्थतापूर्ण, आनंदपूर्ण, जी दीर्घ जीवन जीने का एक मार्ग है। जी इस मार्ग में बीमारी का कोई स्थान नहीं है। मानसिक स्तर पर आनंद का ज्वालामुखी फूटता है जी और जितनी भगवान ने, प्रभु ने आयु दी है, उतनी आयु पूरी पूरी प्रसन्नता, आनंद और स्वस्थता के साथ बिताने का जो रास्ता हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे देवताओं ने बताया, वही रास्ता ही आयुर्वेद है। बिल्कुल। देखिए, बहुत सही आप कह रहे हैं कि जीवन और जो ये उम्र है हमारी, ये अस्वस्थ होना इसका ज़रूरी है, क्योंकि उम्र तो सभी बिताते हैं, जीवन जितना है वो सभी काटते हैं। लेकिन इस दौरान अगर हम अस्वस्थ हैं, अगर हम फिट नहीं हैं, तो जीवन को जी नहीं पाते हैं और खुद के लिए भी बोझ बनते हैं और अपने आसपास के लिए भी कहीं ना कहीं हमें ऐसा महसूस होता है कि हम इन पर बोझ बन रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना हो, और ये हमें आयुर्वेद बताता है और किस तरीके से इसके मार्ग पर चले। डॉक्टर साहब, अमूमन ये माना जाता है कि आयुर्वेद का जो मार्ग है, यानी कि आयुर्वेद जिस तरीके की जीवन शैली हमें बताता है, वो बहुत मुश्किल होती है। क्या वाकई में ये मुश्किल है? किस तरीके से आप आम लोगों के लिए समझाएंगे कि ये इसको किस तरीके से हम इसे जीवन शैली में शुमार कर सकते हैं? नंदिनी जी, ये एक भ्रांति है। जी आयुर्वेद प्रकृति के नज़दीक रहकर हमें जीवन जीने की कला, आरोग्य में जीवन जीने की कला सिखाती है। जी यह जटिल और कठिन बिल्कुल भी नहीं है, ना ही इसका कभी कोई दुष्प्रभाव शरीर के ऊपर, मन मस्तिष्क के ऊपर होता है। बिल्कुल। तो ये जो हम समझते हैं कि मुश्किल है, ये तभी तक मुश्किल है जब तक हमें इसके बारे में सही जानकारी ना हो। डॉक्टर साहब, आयुर्वेद का जब भी जिक्र होता है तो हम इस बात को समझते हैं कि कुछ ऐसे घरेलू चीज़ें या हर्ब्स होते हैं, मसाले होते हैं, जिनका प्रयोग करके हम अपनी एक स्वस्थ शरीर पा सकते हैं, एक सही संतुलित आहार के साथ जीवन शैली को अपना सकते हैं। क्या कुछ भूमिका हर्ब्स की और मसालों की आयुर्वेद में पाते हैं आप? नंदिनी जी, हमारी किचन में इस्तेमाल होने वाले मसाले हमारी सेहत के रखवाले हैं, लेकिन वर्तमान समय में हम इन मसालों को स्वास्थ्यवर्धक उद्देश्य के स्थान पर स्वादवर्धक उद्देश्य के लिए प्रयोग करते हैं, जी जो सेहत के लिए उचित नहीं है। हम्म। हर्ब्स की बात अगर हम करें तो इस प्रकृति में जितनी भी जड़ी बूटी हैं, चाहे वो सीजनल हो, चाहे वृक्ष के रूप में हो, ये सब कोई ना कोई औषधि गुणों को लिए हुए हैं, किसी बीमारी का संहार करने की अद्वितीय क्षमता
एक एक जड़ी बूटी में विशिष्ट रूप से होती है। जी। उदाहरण के लिए अगर हम मानसिक रूप से गुस्सा ज़्यादा आता है, एकाग्रता कम है, एंजाइटी है या मानसिक कोई कष्ट है, तो शंख पुष्पी एक अद्वितीय जड़ी बूटी है जी। जो हमें सेहत को सुधारने में सहयोग करती है प्राकृतिक स्वरूप में। अब नंदिनी जी, इसमें कौन सी कठिनता है, बिल्कुल कौन ठीक सी बात। गड़बड़ी जी, है? जी। बिल्कुल, देखिए अब लगता है मुश्किल, लेकिन मैंने कहा ना सिर्फ तब तक जब तक हमें उसके बारे में संपूर्ण जानकारी ना हो या समुचित जानकारी ना हो। और डॉक्टर साहब, अमूमन जो अन्य विधाएं होती हैं उपचार की, उसमें माना जाता है कि साइड इफेक्ट ज़रूर होते हैं। यानी कि हम किसी चीज़ के लिए दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं, दवा का प्रयोग कर रहे हैं, तो उससे हमें लाभ तो मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ एक दुष्प्रभाव भी सामने आता है और हम जानते हैं, लेकिन बावजूद उसके हम उसे करते हैं क्योंकि भाई अब परेशानी है तो इलाज तो कराना ही होगा। लेकिन आयुर्वेद में भी क्या इसी तरह का विधान है? आयुर्वेद इस मामले में क्या कहता है? नंदिनी जी, आयुर्वेदिक उपचार की पद्धति बहुत सात्विक और चमत्कारिक हितकारी पद्धति है। इस पद्धति में किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव ना तो पीड़ित व्यक्ति के ऊपर होता है, ना ही भविष्य में कोई ऐसी संभावना होती है कि आज हमने आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन किया और 2 साल बाद कोई कष्ट हुआ। एलोपैथिक सिस्टम में बहुत बार मरीज के ऐसे मामले सामने आते हैं कि उन्होंने डायबिटीज का उपचार कराया, उपचार कराते कराते किडनी पे बुरा असर हुआ, लीवर पर बुरा असर हुआ, हार्ट पर बुरा असर हुआ और व्यक्ति उस स्थिति में पहुंच जाता है कि डायबिटीज़ तो ठीक हुई नहीं, 4 बीमारियां और हो गई। अब एक बीमारी की दवा के साथ साथ 4 और बीमारियों की दवाएं, 4 और डॉक्टर्स के संपर्क में हम आए। और बल्कि मैं एक आयुर्वेद का विद्यार्थी होने के नाते ये कहूँगा कि व्यक्ति का जीवन ही दवा में हो जाता है। वो एक छोटा मोटा दवाखाना हो जाता है। आज कार्डियोलॉजिस्ट के पास जा रहा है, कल नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जा रहा है, फिर गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जा रहा है, फिर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास उसका यही क्रम चलता रहता है और वो स्वस्थता के स्थान पर दिन प्रतिदिन इम्यूनिटी को खोता जाता है, बीमारी बढ़ती जाती है जो घातक साबित होती है। बिल्कुल, देखिए जितनी दवाइयों का प्रयोग बढ़ता जाता है, ये ना सिर्फ शरीर के लिए नुकसानदायक है, बल्कि जब एक मरीज है जिसको परेशानी है, वो बहुत ज़्यादा दवाओं का इस्तेमाल करता है, तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से भी और उसको जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। उसे लगता है कि अब जीवन मेरा ऐसे ही चलना है। और ऐसी ही कंडीशन होने के पास अमूमन मैंने खुद देखा है कि यानी कि जब बहुत तबीयत खराब हो जाती है, चारों तरफ से जब हताशा हाथ लगती है, तब लोग आयुर्वेद की शरण में जाते हैं। ये अप्रोच कैसा है, इसे कैसे देखते हैं आप? नंदिनी जी, सामाजिक स्तर पर जागरूकता की कमी है। लोग पश्चिमी देशों की दबाव में, पश्चिमी देशों के प्रचार तंत्र के माध्यम से मानसिक स्तर पर अंग्रेजी दवाओं के गुलाम हो जाते हैं। उनको लगता है कि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इन्वेस्टिगेशन के लेटेस्ट मेथड्स हैं, बेहतर मानते हैं। बेहतर। जी जी जी। मैं कहता हूँ कि जहाँ स्वास्थ्य के लिए जिस पद्धति की आवश्यकता हो, हमें विवेकपूर्ण उस पद्धति को स्वीकार करना चाहिए और उस उपचार पर आगे बढ़ना चाहिए। जैसे एक उदाहरण देना चाहता हूँ नंदिनी जी कि इमरजेंसी की स्थिति है, आपको कार्डियक अरेस्ट हो गया, हार्ट अटैक हो गया है या कोई एक्सीडेंटल मामला है, कोई ऐसा मामला है जहाँ आकस्मिक मदद की ज़रूरत है, आप एलोपैथिक इलाज करें, कुछ समय के लिए करें, फिर देसी इलाज, शुद्ध आयुर्वेदिक इलाज पर आए।
अपनी जीवन शैली को बदलें, अपने आहार को बदलें। जिन कारणों से आप अस्वस्थ हुए थे, उन कारणों को बहुत धैर्य के साथ, शांति के साथ बैठ के चिंतन करें, विचार करें और उन कारणों को कागज में लिखें, उन कारणों को दूर करें। जी। फिर आप एक स्वस्थ जीवन जीने का रास्ता पाएंगे। लेकिन ज़्यादातर मामलों में क्या होता है नंदिनी जी, कि हम जैसे डायबिटीज़ मेलाइटस के मरीज, हमारा ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है, हम फीकी चाय तो पी रहे हैं लेकिन एक कटोरी दाल मोठ खा लेते हैं। क्या उसमें कार्बोहाइड्रेट कम है? बिल्कुल जी। हम रोटियां 5 खा रहे हैं, फल केवल इस कारण से कि मीठे हैं हम नहीं खाएंगे। हमें आहार संबंधी जानकारी चिकित्सक देता ही नहीं, जीवन शैली में बदलाव की बात कोई बताता नहीं, तो बीमारी, दवा चलती रहती है, दवा भी बढ़ती रहती है, बीमारी भी बढ़ती रहती है। लेकिन एक आयुर्वेद का विद्यार्थी, आयुर्वेद का चिकित्सक जीवन शैली में बदलाव करता है, आपकी रहन सहन और आहार में जो गड़बड़ियाँ होती हैं उनको बताता है, उनको सुधारने की सलाह देता है और फिर कुछ औषधियाँ दे के आपको आरोग्य में जीवन जीने का रास्ता बताता है। बिल्कुल। देखिए, अमूमन जो लोग होते हैं उन्हें कोई भी परेशानी होती है तो वो चाहते हैं कि तुरंत समाधान मिल जाए, और लेकिन आयुर्वेद को लेकर के ये मान्यता है कि आयुर्वेद में जो उपाय है, जो समाधान है, वो देरी से मिलता है। ये कितना सही है? किन किन मामलों में ये बात सही है? नंदिनी जी, आयुर्वेद के उपचार में हम बीमारी को जड़ से ठीक करने का प्रयास करते हैं। जी। अब उदाहरण के रूप में किसी महिला को ऑस्टियोआर्थराइटिस का दिक्कत है। जी। ऑस्टियोआर्थराइटिस माने जोड़ों की बीमारी। ये एक जोड़ों की डिजेनरेटिव डिसीज होती है जिसमें कार्टिलेज डैमेज होता है, साइनोवियल फ्लूइड का सिक्रीशन कम हो जाता है। अब व्यक्ति जब मॉडर्न मेडिकल साइंस की तरफ जाता है, मॉडर्न ट्रीटमेंट की तरफ जाता है, तो वहाँ पेन किलर, स्टेरॉइड्स, कैल्शियम, आयरन, विटामिन्स, ये उपचार करके स्वस्थ करने का केवल एक दिवा स्वप्न दिखाया जाता है। जी जी। जब पेन रिलीविंग पिल्स खाता है, औषधियाँ लेता है, तो मरीज कहता है बहुत फ़ायदा हो रहा है। लेकिन जब उन औषधियों को बंद कर देता है जो दर्द निवारक हैं, तो उसका दर्द फिर वास्तविक रूप से सामने आता है, उसको दुख पहुंचता है, दर्द बहुत बढ़ता है। आयुर्वेद के उपचार में हम बीमारी को जड़ से ठीक करते हैं नंदिनी जी। मान लीजिए 5 साल में आपकी जोड़ों के दर्द की बीमारी हुई, तो हमें 5 महीना 10 महीना तो चाहिए। हम 5 दिन में उसको जादू नहीं कर सके। अब 1 महीने में अगर 25% बीमारी को ठीक किया तो 80% तो दर्द रहता है। बस यही सामाजिक लोग, विशेषकर ज़्यादा पढ़े लिखे लोग ज़्यादा भूलें करते हैं। वो कहते हैं भाई 1.5 महीना हो गया उपचार करते हुए, अभी भी दर्द हो रहा। पेशेंस, विवेक खो देते हैं। जी जी जी। नहीं जी, पेशेंस तो खोते ही हैं, विवेक भी खो देते हैं। वो ये विचार नहीं करते हैं कि हम दर्द के इलाज के लिए नहीं आए, हम ऑस्टियोआर्थराइटिस के इलाज के लिए आए हैं, हम बीमारी को जड़ से ठीक करने आए हैं। तो जड़ से ठीक करने में अगर मान लीजिए 2 महीने में 30% बीमारी ठीक हुई, तो 70% तो है वो दर्द भी देगी, सूजन भी देगी, चलने में लाचारी लाएगी। लेकिन 6 महीने में ये जब 70% ठीक हो जाएगी, तब मरीज कहता है अब दर्द आधा तो है, अभी आधा, क्योंकि कोई स्केल तो होता नहीं। लेकिन आयुर्वेद की किस्सा में ऐसा मानना कि लाभ बहुत देरी से होता है उचित नहीं है, क्योंकि हम पहले दिन से लाभ पहुंचाते हैं, बीमारी को जड़ से ठीक करने का रास्ता बताते हैं। यहाँ धोखा मरीज के साथ कि दर्द निवारक गोली दे दी, अब चल रहा है, सीढ़ियाँ भी चढ़ रहा है,
लेकिन क्या वो इलाज है बीमारी का? नहीं। आयुर्वेद में बीमारी का जड़ से इलाज करते हैं, औषधियों के द्वारा, यौगिक क्रियाओं से व्यायाम करा के, और आहार को औषधि के रूप में देके। जी। नंदिनी जी, जो आहार आपकी बीमारी को कम करने में मददगार है, उसको बता के इस प्रकार से मरीज को पूर्ण रूप से स्वस्थ करने का मार्ग बताया जाता जी। बिल्कुल। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि लोगों में ये मान्यता होती है कि आयुर्वेद सिर्फ हड्डियों से जुड़ी समस्याओं का या त्वचा से जुड़ी समस्याओं का ही समाधान करता है, ऐसा लोगों को लगता है। ये कितना सही, आखिर इसके पीछे की क्या वजह? है। नंदिनी जी, आयुर्वेद जीवन का विज्ञान है। जी। आयुर्वेद आरोग्यता का वेद है। इसलिए इसको बीमारियों की सीमा में बांधना उचित नहीं है। जी। हमारे पास बहुत से मरीज आते हैं, ऐसे ऐसे आधुनिक टर्म शब्द इस्तेमाल करते हैं, हमने सुने ही नहीं। तो मैं कहता हूँ कि मैं आयुर्वेद का विद्यार्थी हूँ। हमारी डायग्नोस्टिक टूल्स अलग हैं, हमारी डायग्नोसिस अलग है, हमारी बीमारी के नाम अलग हैं। जब हम नाड़ी देखते हैं तो व्यक्ति को बताते हैं कि आपको इस अंग की ये बीमारी है। जी। लेकिन बहुत से लोग इसी बात में अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि साहब मुझे तो लंदन के डॉक्टर ने बताया आपकी ये बीमारी है, 2 लाख लोगों में 1 लोगों को होती है। अरे भाई, वो मेडिकल साइंस के विद्यार्थी हैं, मेडिकल साइंस की चिकित्सक हैं, उनके विधान में, उनकी पद्धति में उस बीमारी का जो नाम है वो बताते हैं। हम आयुर्वेद के विद्यार्थी हैं, हम वैद्य हैं, तो हमारी पद्धति में उस बीमारी का जो नाम है हम बताएंगे और हम उसका निदान करेंगे। तो आयुर्वेद में केवल हड्डी का या स्किन की बीमारी का उपचार है, ऐसा सोचना उचित नहीं है, ऐसा मानना बिल्कुल भी सही नहीं है। आयुर्वेद तो शरीर और मन मस्तिष्क की कोई भी बीमारी हो, अगर अच्छा वैद्य है, नाड़ी वैद्य है, तो वो उसके निदान के लिए जरूर प्रयास करता है और मरीज को निराश ना करके उसे पूर्ण स्वस्थ करता है। बिल्कुल। यूँ भी कहा जा सकता है कि ज़्यादातर केसेस इस तरीके के होते हैं और जब भी हम आयुर्वेद की शरण में जाते हैं हमें तुरंत समाधान मिलता है, और तब भी शायद लोगों को ये मानना हो सकता है कि इसमें आयुर्वेद में हड्डी और स्किन का बहुत अच्छा उपाय बताया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ स्किन या हड्डी का नहीं, बल्कि जीवन से संबंधित हर एक परेशानी का उपाय, हर एक समस्या का समाधान आयुर्वेद में है। वहीं बात अगर की जाए डॉक्टर साहब, आयुर्वेद को के साथ में बुजुर्गों को जोड़ दिया जाता है, यानी कि जो आयुर्वेद की शरण में गया है या जो आयुर्वेद से अपनी समस्या का समाधान ले रहा है, बीमारी का इलाज ले रहा है, तो वो बुजुर्ग है, वयस्क है। क्या ऐसा वाकई में है? ये इस मिथ के बारे में क्या कहेंगे? नंदिनी जी, जो बुजुर्ग हैं उन्होंने जीवन को जिया है, अनुभव से पाया है कि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति जीवन देने वाली है, रोग हरता है और स्थायी रूप से आपको पूर्ण स्वस्थ करते हैं। लेकिन जो युवा पीढ़ी है वो आधुनिकता की दौड़ में, वो इंटरनेट, सोशल मीडिया या दूसरे और जो माध्यम है उनसे जुड़कर एक भ्रांति पैदा कर लेते हैं, एक गांठ मन मस्तिष्क के अंदर बना लेते हैं कि आयुर्वेद तो भाई पुरातन सिस्टम है और मॉडर्न मेडिकल साइंस ज़्यादा हितकारी है, विशेषकर डायग्नोसिस में, विशेषकर रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी में। मैं कहता हूँ कि एक सच्चा और अच्छा नाड़ी वैद्य आपकी जब नाड़ी देखता है तो आपको एक 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 चीज़ लिख के दे देता है, फिर आप पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करा दीजिए। अगर वैद्य ने लिख दिया कि रक्ताल्पता है यानी एनीमिया है आपको, तो हीमोग्लोबिन कमी निकलेगा। बिल्कुल। वैद्य की डायग्नोसिस पर, उसकी योग्यता पर कभी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए।
कभी भी उसके खिलाफ खराब टिप्पणी मन में भी नहीं लाना चाहिए। ऐसा हमारे दर्शकों को निवेदन है, सलाह है, और ये सलाह शास्त्रोक्त है। शास्त्र ऐसा कहते हैं कि वैद्य के प्रति खराब धारणा रखने से आप रोग रूपी समुद्र में डूब जाएंगे। हजारों बीमारियां आपको ग्रसित कर लेंगी। बिल्कुल। देखिए, आयुर्वेद को समझने का सिलसिला चल रहा है और आयुर्वेद के साथ, जैसे कि मैंने शुरुआत में जिक्र किया कि हर्ब्स और मसालों के इस्तेमाल के, और जो हमारे रेगुलर दर्शक हैं वो भी जानते हैं कि किस तरीके से डॉक्टर साहब हम आसान घरेलू नुस्खे हासिल करते हैं। और ये नुस्खे वो सामग्री होते हैं जिसे हमें कहीं दूर से ज़्यादा कीमत अदा करके खरीदना नहीं पड़ता, कि ज़्यादातर मामलों में वो सभी हर्ब्स और मसाले हमारे घर की रसोई में होते हैं। इन पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा। स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, G2 रतनधाम अपार्टमेंट, मैक्रोबुटगंज, कानपुर। मेहरोत्रा हाईटेक डेंटल सेंटर, G1 रतन आशीष अपार्टमेंट, नेक्स्ट टू सिंधी कॉलोनी, गेट नंबर 1, शास्त्री नगर, कानपुर। डेंटल ट्रीटमेंट बाय सुपर स्पेशलिस्ट MDS डॉक्टर, हाईटेक इम्प्लांट, लेजर, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, टीथ व्हाइटनिंग, कॉस्मेटिक, ऑर्थोडोंटिक ब्रेसेस ट्रीटमेंट एंड चिल्ड्रन डेंटिस्ट्री सेंटर। मेहरोत्रा डेंटल की 2 ब्रांच, मेहरोत्रा सुपर स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, G2 रतनधाम अपार्टमेंट, मैक्रोबुटगंज, कानपुर। मेहरोत्रा हाईटेक डेंटल सेंटर, G1 रतन आशीष अपार्टमेंट, नेक्स्ट टू सिंधी कॉलोनी, गेट नंबर 1, शास्त्री नगर, कानपुर। मिशिका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अब कानपुर में मिलेगी आपको ICU की बेस्ट फैसिलिटी। हाईली ट्रेन्ड डॉक्टर्स की देखरेख में, जहां है डॉक्टर सुरेंद्र पटेल और डॉक्टर प्रवीणा पटेल। स्त्री एवं प्रसूति रोग, हड्डी बजोड़ रोग, कैंसर, नेत्र, हृदय रोग, शिशु व बाल रोग एवं सभी प्रकार के रोगों का इलाज। 24 घंटे पैथोलॉजी, मेडिकल स्टोर एवं एम्बुलेंस की सेवाएं। M228 कमांडर स्पोर्ट, शिवकटरा, रामादेवी, कानपुर। कचौड़ी बनेंगी फटाफट। आज ही घर ले जाएं प्रभाकर कचौड़ी मसाले और बढ़ाएं अपने किचन की शान। प्रभाकर कचौड़ी मसाले के साथ, जिसके कड़कड़ में दिखे शुद्धता की पहचान। हमारे अन्य प्रसिद्ध उत्पाद भरवा सब्जी मसाला, अचारी आलू मसाला, काला नमक पिसा, सेंधा नमक शुद्ध, जलजीरा मसाला, बुकनू हाजमे। आपके स्वास्थ्य के सजग प्रहरी प्रभाकर मसाले। शंकर कार्तिक नेत्रालय अब आपके शहर कानपुर में। शंकर कार्तिक नेत्रालय में TPA, हेल्थ इंश्योरेंस, CGHS व आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध है। मात्र 6 वर्षों में शंकर कार्तिक नेत्रालय का नाम शहर के अग्रणी अस्पतालों के श्रेणी में गिना जाता है, जहां एडवांस मशीनों व लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से आँखों की सभी बीमारियां जैसे मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, पर्दे की बीमारी जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी, ARMD, नवजात शिशु की आंखों में होने वाली बीमारी, ROP, आंखों का चश्मा हटाने वाला ऑपरेशन, भेंगापन व आंखों के कैंसर का इलाज पिछले 6 वर्षों से किया जा रहा है। शंकर कार्तिक नेत्रालय में परामर्श के लिए सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं।
फिर से आप सभी का स्वागत है। स्वास्थ्य चेतना में हम आज आयुर्वेद को समझ रहे हैं। हर्ब्स जो कि बहुत ही सामान्य तौर पर हमारे घरों में होते हैं, लेकिन हम उनके महत्व को नहीं समझते हैं। कैसे इनका इस्तेमाल किया जा सकता है और किन किन परेशानियों में इनका इस्तेमाल लाभकारी होता है हम जानते नहीं है, तो इस्तेमाल भी नहीं कर पाते और लाभ नहीं उठा पाते हैं। लेकिन क्योंकि कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाई जाए और इसमें मदद हमारी डॉक्टर साहब कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से हर्ब्स की अगर बात की जाती है, परेशानियां कुछ ऐसी होती हैं जो लगता है कि अब इसका इलाज ही नहीं है, या ये तो सामान्य प्रक्रिया है, होना ही होना है, या अगर इलाज कराएंगे तो बहुत कॉस्टली इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। कुछ ऐसी परेशानियों पर अगर हर्ब्स काम कर जाते हैं, घर के घरेलू नुस्खे काम कर जाते हैं, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगी बाल झड़ने की समस्या, जो कि महिलाओं में बहुत ज्यादा वो चिंतित हो जाती है इस बात को लेकर के, हालांकि पुरुषों में भी और आजकल तो युवाओं में भी ये समस्या देखने को मिल रही है। बालों की झड़ने की समस्या के लिए ऐसा कौन सा हर्ब्स, ऐसा कौन सा नुस्खा है जो हमारे घर की रसोई में उपलब्ध है? नंदिनी जी, पहले 2 सावधानियां बताना चाहूँगा जी कि बाल झड़ने से रोकने के लिए तनाव ना लें, 6 से 8 घंटे की गहरी और शांत नींद लें। जी दूसरा बहुत महत्वपूर्ण बात, महिलाएं विशेषकर युवा भरपूर मात्रा में केमिकल युक्त शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं। जितने महंगे शैम्पू होते हैं उतने ज़्यादा घातक होते हैं, और जितने ज़्यादा शैम्पू इस्तेमाल करते हैं उतने ही ज़्यादा ये लोग जंक फूड और फास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं। बस इन 2 चीज़ों का सुधार कर लें, बाल झड़ना रुक जाएंगे। अब चूंकि आयुर्वेदिक औषधि की बात, एक हर्ब की बात आई, तो आंवला श्रेष्ठतम औषधि है बालों के लिए। जी आप आंवले का पाउडर 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को गुनगुने दूध के साथ नियमित रूप से लें। बाल, आँख और कान की सेहत के साथ साथ इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी हो जाती है। जी जी देखिए, अब पूछा था नुस्खा, मैंने उपाय चाहा था बालों का मिल जाए, लेकिन आपने अन्य लाभ भी बता दिए, यानी कि ये नुस्खे ऐसे नुस्खे हैं जिसके साइड इफेक्ट नहीं बल्कि साइड बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। वहीं इसके बाद अगर बात की जाए, क्योंकि ये बालों की झड़ने की बात की और महिलाओं को ज़्यादा मैं तनाव में देखती हूँ, मैं खुद परेशान हो जाती हूँ जब ऐसी समस्या ज़्यादा सामने मुझे देखने को मिलती है। तो वहीं महिलाओं की एक और चिंता की जो वजह होती है वो होती है मोटापा। जो फैट है वो जब बढ़ रहा होता है तो दिन रातों की नींद उड़ जाती है, दिन का चैन खो जाता है कि अब ये मोटापा आ रहा है, पता नहीं कितना वेट आने वाला है, क्या करें, कैसे पहले जैसे हो जाए, इसका कोई नुस्खा? नंदिनी जी, 100 में 82 लोग जो मोटे होते हैं वो ओवर ईटिंग या गलत समय पर भोजन करने के कारण होते हैं। मानसिक तनाव भी मोटापा का एक बड़ा कारण है। जी महिलाओं में पीरियड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स, कुछ हार्मोनल डिसऑर्डर भी मोटापा को बढ़ाते हैं। पीसीओडी और पीसीओएस मोटापा के कारण ही होता है। जी अब इसको कम करने का एक उपाय, बल्कि स्वस्थ रहने का एक उपाय, आप 3 मिनट से लेके 10 मिनट तक प्रतिदिन अश्वचालन आसन और अश्वगमनासन, ये दोनों आसनों का अभ्यास विशेषकर हम अपने, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, युवाओं के लिए ये बताना चाहते हैं। ये आसन मोम की तरह चर्बी को गला देता है, सामान्य आहार रख के भी वजन को कम कर देता है। जड़ी बूटी के रूप में आप कच्चा जीरा 1 चम्मच खूब चबा चबा के खाएं, ऊपर से 1 गिलास पानी पी लें। अब इस पानी के बाद जो नाश्ता करेंगे, नाश्ते के तुरंत बाद तेज पत्ता को पानी में, 1 गिलास पानी में इतना उबालें कि वो आधा बचे, इसको घूंट घूंट करके पी लेंगे। आप देखिएगा पीते पीते माथे से पसीना आने लगेगा,
माने चर्बी गलना शुरू हो गई। और नियमित रूप से ये आप करते रहें, 1 महीने में कम से कम 1 से 3 किलो तक वजन आपका अवश्य कम हो जाएगा, बिना किसी डाइटिंग, बिना किसी फास्टिंग। देखिए, आयुर्वेद को लेके मिथ ये माना जाता है कि जो इसका प्रभाव है वो देर से होता है, लेकिन ये जो नुस्खा डॉक्टर साहब आपने बताया है, आपने कहा कि इस्तेमाल करते ही करते जो पसीना है वो आने लगेगा, यानी कि ये तुरंत अपना काम करने लगेगा। बात की जाए एंजाइटी की, एंजाइटी आजकल बहुत देखा जा रहा है महिलाओं में और तमाम लोगों में भी, युवाओं में भी एंजाइटी देखी जा रही है। इसकी क्या वजह और इसका क्या घरेलू नुस्खा बताएंगे? आज युवाओं में मेहनत कम करना और उपलब्धि ज़्यादा हासिल करने का एक बीमारी हो गया है, जो तनाव का कारण बन जाता है। जी। क्योंकि हम अगर सीढ़ियाँ चढ़ना है, हमें एक ज़मीन से पहली मंजिल पर पहुंचना है, तो अगर 10 सीढ़ियाँ हैं तो 10 सीढ़ियों को ही चढ़ना होगा। बहुत से लोग 2-2 सीढ़ियाँ करके कूद के चढ़ जाते हैं, लेकिन जब सभी लोग ऐसी कोशिश करते हैं तो ज़्यादातर लोग गिर जाते हैं। सोचते हैं कि ये आदमी ने तो बहुत जल्दी जंप लगा के इसने तो पहुंच किया, गया। आखिर हम क्यों नहीं कर पाए? बिल्कुल। मैं कहता हूँ कि आप एक नियम पूर्वक जल्दी जल्दी चढ़िए, लेकिन प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करिए। कि आप जितनी देर में वो 2 सीढ़ी उछल के चढ़ता है, आप उससे कम समय में 2 सीढ़ी पार करें, 2 सीढ़ी चढ़ते हुए पहुंचे। दूसरा बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात कि आप प्रतिस्पर्धा रखें, जी। ईर्ष्या नहीं रखें। ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा 2 अलग अलग चीज़ें हैं। ईर्ष्या आपको मानसिक तनाव के गर्त में ले जाती है और प्रतिस्पर्धा आनंदपूर्ण जीवन का मार्ग बताती है। और दोनों में लक्ष्य आप प्राप्त करते हैं, दूसरे से आगे निकलते हैं। बिल्कुल। आपको अपने विवेक को हमेशा जागृत रखना है, अपने आप को सजग रखना है अपने लक्ष्य के प्रति, और लक्ष्य को पाने के लिए जो संसाधन हैं, जो उपाय हैं और जो रास्ता आपने चुना है, उसके लिए हमेशा हमेशा विवेकपूर्ण निर्णय लें। अविवेकपूर्ण निर्णय, आप कितने भी बुद्धिमान हो नंदिनी जी, लेकिन अगर आपका विवेक जागृत नहीं है, आपका धैर्य जागृत नहीं है, तो जीवन की उपलब्धियों को, आप जीवन के लक्ष्य को सहजता से नहीं पा पाएंगे। ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल। और अब बात करते हैं पिंपल की। पिंपल आते हैं तो चेहरे की रौनक ही चली जाती है। खूबसूरत से खूबसूरत चेहरा वो आकर्षण खो देता है जैसा कि वो सामान्य तौर पर दिखता है। और इतना ही नहीं, पिंपल ठीक होने के बाद निशान रह जाते हैं, ये लंबे समय की परेशानी दे जाते हैं। पिंपल के लिए कोई ऐसा घरेलू नुस्खा जो कि हमारी घर के रसोई में ही उपलब्ध हो? नंदिनी जी, पेट साफ रखें, जी। एसिडिटी ना होने दें, अपने शरीर को बाहरी रूप से बहुत स्वच्छ रखें, नीम की पत्तियों को सुखा लें और उनका पाउडर बना लें। जितना नीम की पत्तियों का पाउडर वजन में है, जैसे 20 ग्राम नीम की पत्ती का पाउडर, क्योंकि नीम की पत्ती बहुत हल्की होती है, लगभग 4 से 5 चम्मच 20 ग्राम में होता है। और उतना ही 20 ग्राम मुल्तानी मिट्टी, ये 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी 20 ग्राम हो जाती। हम बराबर बराबर का जब बात करते हैं तो लोग क्या करते हैं, 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी डाली, 2 चम्मच नीम की पत्ती का पाउडर डाल, तो लाभ में कमी होती है। अब आप दोनों की तौल में मात्रा बराबर बराबर रखें और इसको पानी में पेस्ट बना के आप चेहरे पर, गर्दन पर, गले पर लगाएं। गले पे जो कालापन है, बहुत से लोगों का गले और कंधे में कालापन हो जाता, कान पे कालापन दिखाई देता है, माथे पे कालापन हो जाता है, वो दूर होगा और पिंपल्स तो आपसे हमेशा के लिए विदा हो जाएंगे। पिंपल्स ने जो अपनी निशानी छोड़ी है, ये भी कुछ समय में ठीक हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, इसमें लगभग 12 से
24 हफ्ते लगने की संभावना है दाग धब्बों को हटाने में। लोग क्या करते हैं, 2 सप्ताह हुए फिर छोड़ देते हैं। मैं कहता हूँ इसमें बगैर पैसे का उपाय है। आप नियमित रूप से करते रहें, 15 ही मिनट तो लगा के फिर सामान्य पानी से धो दें। आप देखिएगा कितना लाभ मिलता है आपको। बिल्कुल, तो लाभ पूरा मिलेगा। भले ही नुस्खा आसान सा लग रहा है, लेकिन आसान जरूर है ये, लेकिन इसके जो फायदे हैं वो बहुत मिलने वाले हैं। और इससे अच्छी बात ये होगी कि आपके फायदे भी ज्यादा हैं और करने में भी आपको ज्यादा कवायद करने की जरूरत नहीं है। आसानी से आपको आपकी समस्या का समाधान मिलने वाला है। लगातार बातचीत चल रही है और आगे बढ़ते हुए डॉक्टर साहब बात करना चाहूंगी अकड़न जकड़न की, यानी कि ये सिर्फ पहले उम्र दराज लोगों की एक सिंबल माना जाता था। उनका लक्षण होता था कि अब उम्र बढ़ रही है तो उनका जो चाल ढाल है वो वैसी हो जाती थी। बैठ जा रहे हैं तो थोड़ी देर हो गई, उठने में तकलीफ हो रही है, शरीर अलग ही दिखता था। लेकिन ये प्रॉब्लम यकीन मानिए आजकल युवाओं में भी देखने को मिल रहा है। वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है उनमें जैसा कि होनी चाहिए उनके उम्र के मुताबिक। यहाँ तक कि बच्चों में भी मैं ये दिक्कत देख पा रही हूँ। तो इसके पीछे की वजह क्या और इसका कोई ऐसा उपाय जो आसान हो? नंदिनी जी, बहुत सुंदर बात आपने पूछी है। आज युवा फिजिकल लेबर नहीं करना चाहता, फिजिकल कुछ काम नहीं करना चाहते। जिम में तो जाएंगे जी, लेकिन घर में अगर माँ ने कह दिया कि सब्जी उठा के दे दो या 1 गिलास पानी दे दो, जी, तो अपने को नौकर समझने लगते हैं, अपने अंदर हीन भावना महसूस करते हैं, या भुनभुनाते हुए पानी दे देंगे। जी, कभी आज 10 में से 8 परिवारों के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ नंदिनी जी, कि बच्चे बड़े हैं, प्रोफेशनल हैं, पढ़ रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, सीए हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, कभी माँ को 1 गिलास पानी देना पसंद नहीं करते। विशेषकर लड़के पूछेंगे ही नहीं, उन्हें लगता ही नहीं है कि ये उनका काम है। हाँ, जी, वो सोचते ही नहीं कभी। लेकिन बुद्धिमान है, विवेक नहीं। बस इस प्रकार की गलतियां जो हम शारीरिक श्रम ना करने के कारण बीमारियों के रूप में भुगतते हैं, उनको ऐसे उपायों के द्वारा घर के कामकाज करके ठीक कर सकते हैं। और अगर आप जिम में जाते हैं तो जिम में सबसे बड़ी बात है कि जिम का वातावरण सामाजिक रूप से तो अच्छा है। समाज में कहते हैं भाई जिम जा रहे हैं, मैं कहता हूं कि जिम जाने की जरूरत शायद नहीं है। आप घर में झाड़ू लगाएं, अपने कपड़े धुल लें, इसके लिए आपके पास वक्त नहीं। जिम के लिए 1.5 घंटा महिलाएं चली जाएंगी, कपड़े धुलने के लिए कर्मचारी चाहिए। आप अगर कपड़ा धुल लें, झाड़ू लगा लें, पोंछा लगा लें, तो शायद संपूर्ण शरीर का व्यायाम हो जाए। तो एक तो श्रमहीन जीवन शरीर में अकड़न जकड़न लाता है, दूसरा एसी लग्जीरियस लाइफ और स्पाइसी रिच डाइट, जंक फूड, फास्ट फूड, ये शरीर के पोषण को, शरीर के अंदर विटामिन्स और मिनरल्स के लेवल को प्रभावित करते हैं, कम करते हैं, जो हमारी मांसपेशियों की इलास्टिसिटी को कम कर देता है। मांसपेशियों की स्टिफनेस बढ़ती है, मांसपेशियों की मसल्स की लोड बियरिंग कैपेसिटी कम होती है, तो शरीर अकड़ता जाता है। जमीन पर बैठेंगे, जोड़ एकदम चट से करेंगे, लेकिन मांसपेशियां ठीक होती हैं तो युवा सोचते हैं कुछ नहीं, ऐसे ही आवाज़ आती। लेकिन जब उम्र ढलाव पर आती है तो पहले छड़ी, फिर वॉकर और फिर बिस्तर, यही इनकी मदद करते हैं। जी, बिल्कुल। देखिए अब बहुत जो हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड ही ज़्यादातर जो खामियां हैं वो, यानी कि जो भी परेशानियां हैं वो खुद ही हम क्रिएट कर रहे हैं। और लेकिन अच्छी बात यह है कि उपाय भी आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। आप इन्हें सुधार कर सकते हैं, अपनी जीवन शैली में सुधार करें और एक स्वस्थ शरीर को पाएं। अब अगला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी स्लीपिंग डिसऑर्डर को लेकर। युवाओं में बहुत ज़्यादा ये देखने को मिल रहा है। वही बात मैं फिर से कहूँगी कि पहले जो बुजुर्ग होते थे उनको नींद आना एक अलग बात मानी जाती थी कि बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों को नींद कहाँ आती है, कम आती है।
और जो युवा हैं वो सोते हैं, उनके सोने की खाने पीने की उम्र है। लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि युवाओं में भी स्लीपिंग डिसऑर्डर हो रहा है, यानी कि रात में उनको नींद नहीं आती है, पूरा पूरा दिन ऊँघते रहते हैं काम करने के दौरान भी, या फिर कई कई दिन नींद नहीं आ रही है, न दिन में आ रही है न रात में आ रही है, हालत बिल्कुल पागलों जैसी हो जाती है। बहुत बार ऐसा भी पाया है, परेशान है वो, सोना चाहते हैं लेकिन ठीक से नींद नहीं आ रही है। इसका क्या वजह और क्या नुस्खा बताएंगे? नंदिनी जी, अनेकों कारण हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से जो इन कारणों का हम समाज में देखते हैं, उन कारणों में एक कारण है अविवेकपूर्ण निर्णय। बिल्कुल, जी जी। एक ग्रेजुएट है, अब उसके साथी ने, एक कोई लड़की है अच्छे परिवार से, उसके साथी ने ला करने का निर्णय लिया। इन्होंने विवेकपूर्ण निर्णय ना लेके अपने बड़ों की, परिवार में राय मशविरा ना करके उस रास्ते पर चल दिए। जीवन तनाव युक्त हो गया, जीवन का लक्ष्य पाने का रास्ता छूट गया, तो फिर नींद नहीं आती, तनाव में रहते हैं। मैं अपने दर्शकों से ये विनती करूंगा, ये निवेदन करूंगा कि आप जो भी कार्य कर रहे हो, आप बुद्धिमान हैं। आज की युवा पीढ़ी, नंदिनी जी, जो माता पिता हैं या जो दादा दादी हैं, उनको बेवकूफ़ समझते, उनको काबिल समझते ही नहीं, अपने को ही सर्व बुद्धिमान या माँ सरस्वती का पूरा जो खजांची होता है वो समझ ले। सब पता है उन्हें, सब पता है। और जब अविवेकपूर्ण निर्णय होते हैं, गलत निर्णय होते हैं, तो फिर इससे जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ नंदिनी जी। एक डॉक्टर जी कि बच्चे डॉक्टर, मैं एक एलोपैथिक डॉक्टर की बात कर रहा हूँ, उनका बच्चा डॉक्टर। उस बच्चे को उन्होंने जिस फील्ड में उसके फादर ने कहा कि भाई आपको ये फील्ड आज बेहतर है, लेकिन बच्चे ने अपनी जिद, बोले ये अच्छा रास्ता है, उस रास्ते पर चले, तो फिर उन्हें बहुत मेहनत करके अपना एक मुकाम हासिल करना पड़ा, और मुकाम हासिल करने में उनका बुढ़ापा आ गया। जी, गलत फैसला, गलत फैसला। और सबसे बड़ी बात, फादर के पैसे से ही उन्होंने आगे का जीवन पार किया। वो उतना न तो नाम कमा सके, न पैसा कमा सके। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये भी चिंता की वजह बनती है। डॉक्टर साहब, अब आखिरी सवाल चलते चलते आपसे करना चाहूँगी। अमूमन हम पाते हैं कि जब हमें कोई परेशानी होती है, जैसे कि मान लो वो लीवर से संबंधित हो गया या हार्ट से रिलेटेड हो गया, तो हम उसके स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं सामान्य तौर पर, अगर बात की जाए तो अन्य विधाओं में। लेकिन आयुर्वेद में के दौरान जब हम उपचार पाना चाहते हैं, तब ऐसा नहीं सोचते हैं। इसे कैसे देखते हैं आप? नंदिनी जी, आज आयुर्वेद में भी आयुष मंत्रालय ने विभिन्न ब्रांचें की हैं, लेकिन मैं अपने दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ कि एक आयुर्वेद का विद्यार्थी, एक आयुर्वेद का ग्रेजुएट परिपक्व चिकित्सक होता है, परिपक्व आयुर्वेद का विद्यार्थी होता है, और वो सभी बीमारियों के बारे में उतना ही कुशल निदान करता होता है, सभी बीमारियों को ठीक करने में उतनी ही महारत होती है जितनी एलोपैथिक सिस्टम के एक विशिष्ट डॉक्टर को होती है। जी, बहुत ही सुंदर जानकारियां डॉक्टर साहब आपने हमारे दर्शकों को दी। बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि इन जानकारियों का लाभ आप ज़रूर उठाएंगे और अपनी जीवन शैली को स्वस्थ संतुलित बनाएंगे। इसी के साथ ही आज के स्वास्थ्य चेतना में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। नेत्रालय अब आपके